नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे हमारी एक स्पेशल सीरीज चली हुई है हरियाणा पीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके। उसका 9वां पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और वीडियो शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ कि कल संडे था, कल का हमारा रेस्ट था और हर संडे को ऑफ रहेगा, क्योंकि एक रेस्ट भी हमें चाहिए। रोज़ वीडियोस देखने से कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी है, ताकि 6 दिन के बाद एक दिन का रेस्ट मिले तो नेक्स्ट डे मंडे को फिर पूरी एनर्जी के साथ हम लौट आएँ। तो संडे का हमारा रेस्ट रहा कल का। आज 9वां पार्ट लेके आ गए, उसको शुरू करूँ उससे पहले बता दूं, अगर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की किसी भी अपडेट को आप नहीं चाहते कि आप मिस करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इस चैनल के ऊपर हर अपडेटेड जानकारी सबसे पहले स्टिक जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट जरूर करें। अभी कुछ क्वेश्चंस लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैं उनको एक वीडियो में ठीक करवाऊंगा, या तो स्पेशल संडे को मैं उनको नोट कर रहा हूं, जहां जहां पे आपके कमेंट आ रहे हैं जिस क्वेश्चन को लेके मैं उसको ठीक करवाऊंगा, उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जितने भी क्वेश्चंस मेरे को करवाने हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में आपके ऊपर आपसे पुट किए हैं, उन क्वेश्चंस के भी आंसर उसी वीडियो में क्लियर करेंगे डिस्कशन के साथ। इसलिए आप अपने विचार देते रहिए। 6-7 वीडियोस के इकट्ठे क्वेश्चंस जब हो जाएंगे 15 से 20, तो उनको इकट्ठा डिस्कशन हम कर लेंगे। या किसी खास टॉपिक को लेकर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट कर दें। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, साइड में स्क्रीन आ रही होगी, 1 लीनियर क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, एक लाइन में पूरा क्वेश्चन इसमें बन जाता है, आंसर भी उसी में आ जाता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, साइड में स्क्रीन आ रही है, आप देख सकते हो। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम जो है 1954 में शुरू की गई। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS जिसको बोल सकते हो, 1954 में जो है शुरू की गई थी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखो एक ना यहाँ पे ज़बरदस्त उदाहरण मैं दूंगा। कुछ तरीके होते हैं कई बातों को याद करने के। जैसे कुछ बातों को आप बार बार सुनोगे ना, उससे याद बड़ी जल्दी होती है। वो कान में लीड लगाओ, आप मेरी आवाज़ को सुनते रहो, या और भी जितने वीडियोस देखो यूट्यूब को बार बार सुनते हो तो चीज़ें याद होती हैं। जैसे पुराने समय में ना हमारे जो माताएं थी, दादी जो हुई, वो गीत गाती थी, आपने देखा होगा शादी वगैरह में, शादी समारोह में। तो वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर भी याद कर लेती थी। वो दूसरों का सुन सुन के याद करती थी। तो वो तरीका आप भी अपना सकते हो। तो वैसे ही नेशनल डिसिप्लिन स्कीम जो थी आपकी 1954 में शुरू की गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम जो थी वो आपकी 1954 में शुरू की गई। इसके बाद है HVM, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना वैद ब्रदर ने 1914 में की थी। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, उनको सुनते रहें, आपका रिवीजन होगा, ठीक है। HVM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना अमरावती महाराष्ट्र में 1914 में की गई थी। 1914 में वैद ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। इसके बाद है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की गई थी आपकी? 1954 में। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम 1954, और फिर आपकी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना भी कब की गई थी? 1954 में। इसके बाद है AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इसके पहले अध्यक्ष बने थे, चेयरमैन बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना 1950 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब की गई थी आपकी? 1915 में। इसके बाद है एडहोक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। एडहोक इंक्वायरी कमेटी, इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में। इसके बाद है कुंजरू कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1959 में। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब की गई आपकी? 1959 में। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब की गई? 1959 में। और इसमें जो व्यक्ति थे वो भी कुंजरू ही थे, जो इसके हेड थे, जो इसको हैंडल कर रहे थे। इसलिए इसका नाम रखा गया था कुंजरू कमेटी। और ये जो 1960 के रोम ओलंपिक का ऑब्जर्वेशन करने के लिए गई थी, ठीक है, ताकि इंडिया के अंदर भी उस स्पोर्ट्स के सिस्टम में सुधार किया जा सके। इसके बाद है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव कब शुरू किया गया आपका? 1959-60।
नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव कब शुरू किया गया? 1959-60 में शुरू किया गया, 1959-60 में ये शुरू किया गया। इसके बाद है नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, जो आप कॉलेजेस में देखते हो। इसकी स्थापना कब की गई? 1969 में। एनएसएस की स्थापना, नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना कब की गई? 1969 में। इसके बाद है 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम जो है शुरू की गई। 1961 में बंद हो गई क्योंकि उस टाइम पे एनएस पटियाला की स्थापना कर दी गई थी। राजकुमार अमृत कोचिंग स्कीम क्या थी? इसमें खिलाड़ियों को कोचिंग दी जाती थी, उनका प्रशिक्षण करवाया जाता था, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो परफॉर्मेंस वो अच्छी हो। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? ये महिला थी जिसने पहली बार प्रपोजल रखा उस टाइम के प्रधानमंत्री नेहरू के सामने कि ऐसे ऐसे कोचिंग का हम प्लान बना सकते हैं। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री ने उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया, राजकुमारी अमृत कौर। ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी और इनका जो संबंध था वो टेनिस खेल से था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, राजकुमारी अमृत कौर जो है किस खेल से संबंधित थी? आपकी टेनिस के साथ। ये एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आने की संभावना 100%, इसलिए याद रखें। राजकुमारी अमृत कोचिंग स्कीम जो आपकी किससे थी? खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित 1953 में शुरू की जाती है। इसके बाद जो है एसजीएफआई की स्थापना भी 1954 में की जाती है, ये भी याद रखें, जिसको अभी 2 साल से सस्पेंड कर दिया गया है और अभी वो कोई भी खेल प्रतियोगिताएं नहीं करवा पाएगी। ये करंट का क्वेश्चन है। इसका कारण क्या रहा? मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था कि एक फुटबॉल की को खिलाड़ी थी, वो विदेश ले जाते हैं उसको और वहाँ पे उसकी डूबने से मौत हो जाती है। उसके बाद पूरा मामला उठता है, उसके बाद उसके ऊपर पूरी प्रोसेस अपनाई जाती है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन हो गए कुछ अलग अलग जो टॉपिक्स के क्वेश्चन थे, वो मतलब कब इंडिया के अंदर, कब कहाँ पे, किस देश में कब ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर लिया, अवार्ड्स को कवर कर लिया। इंडिया के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस फिजिकल एजुकेशन की क्या डेवलपमेंट हुई, हमने वो कवर कर लिया। इसके बाद बात आती है अलग अलग कंट्री में अलग अलग फिजिकल एजुकेशन की जो डेवलपमेंट हुई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं उस देश से जिसने स्पोर्ट्स के अंदर जान डाली, स्पोर्ट्स ही नहीं जिसने शिक्षा के अंदर भी जान डाली, जहां पे पहली बार मानव सभ्यता ने जन्म लिया, जहां पे पहली बार मानव सभ्यता डेवलप हुई। हम उस देश से शुरू कर रहे हैं। देशों की जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो देश होंगे, हम सिर्फ उन्हीं की हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट देश कौन कौन से हैं? आपका यूनान है, फिर आपका जर्मनी है, स्वीडन है, कुछ ऐसे देश। इंग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट देशों को हम कवर करेंगे और आज की शुरुआत जो हम कर रहे हैं उस देश से कर रहे हैं जिसने फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन में जान डाली, जहाँ पे पहली बार सभ्यता का विकास हुआ। हम जिक्र कर रहे हैं यूनान का। यूनान वो पहला देश था जहाँ पे पहली बार जो है सभ्यता डेवलप हुई, मानव सभ्यता, जहाँ पे पहली बार एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के ऊपर जो है जोर दिया गया, उसको निर्देशन के द्वारा लोगों को दिया गया। अब बात यूनान की हो रही है। तो देखो, हमने इंडिया के जो डेवलपमेंट थी हिस्ट्री की, उसको कई भागों में डिवाइड किया। आपका उत्तर वैदिक काल था, वैदिक काल था, या मुस्लिम काल था, फिर अंग्रेजों का काल आया, फिर प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऐसे ही कई भागों में बांटा। तो अब यूनान को भी हम ऐसे ही 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड किया भी जाता है। आपकी साइड में एक स्क्रीन आ रही होगी, उसमें जो है यूनान को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यूनान की डेवलपमेंट जो हुई, उस अलग अलग डेवलपमेंट में अलग अलग प्रकार के हालात पैदा हुए, उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो यूनान में जो है 4 तरह के पीरियड रहे, भागों में डिवाइड किया। पहला पीरियड था आपका होमर का काल। होमर काल से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आता, उसको हम पढ़ेंगे। होमर काल क्या था? होमर काल का मतलब था एक उस टाइम पे एक वो थे पोइट जो मतलब उस टाइम के ये एक प्रकार के लेखक मानिए, मतलब जैसे भारत के वेद व्यास है ना, भारत के अंदर जिसने महाभारत लिखी, उसी प्रकार उस टाइम के उस यूनान के ज्ञानी आदमी को होमर मानिए आप। उस टाइम का ज्ञानी आदमी था, वेद व्यास के साथ उसकी तुलना भी की जाती है। इंडिया के वेद व्यास के साथ यूनान के होमर की तुलना की जाती है। और फिर आता स्पार्टा काल, और फिर आता पूर्व एथेंस काल, और फिर आता उत्तर एथेंस काल। तो 4 भागों में आप यूनान की हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद
मैंने बताया कि ग्रीस वह प्रथम देश था, यूनान वो प्रथम देश था जिसने शारीरिक शिक्षा और शिक्षा को निर्देशित किया। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी, आ भी गई है। और अरस्तु और प्लेटो जो भी थे आपके, सुकरात, हिप्पोक्रेटिस, ये सारे जो है ना यूनान से संबंधित हैं। हर जो हिस्टोरियन है, क्योंकि पहले सबसे पहले कहाँ पे सभ्यता डेवलप हुई हमने पढ़ा कि यूनान में। और ये पुराने समय के जितने भी हिस्टोरियन हुए हैं, जितने भी लेखक हुए हैं, जिसने पुराने समय में हिस्ट्री लिखी है, वो सारे लगभग यूनान के हैं। आपका प्लेटो, सुकरात, हिप्पोक्रेटस, सारे। ठीक है, तो अरस्तु और प्लेटो का संबंध किससे है आपका? ये है यूनान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियड और ओडिसी नामक जो कविताएं थी, ग्रंथ थे, जो भी थे, ये वो होमर ने लिखी। होमर का पेड़ हमने पढ़ा ना, तो ये अब आ भी गया है कि होमर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे आपके, जो है इलियड और ओडिसी एग्जाम में आ सकता है। इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखे गए? होमर के द्वारा लिखे गए। इसके बाद है स्पार्टा के काल, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद स्पार्टा का दौर शुरू होता है। तो स्पार्टा को जो है कौन सा काल कहा जाता है? योद्धाओं का काल कहा जाता है, सैनिकों का काल कहा जाता है, क्योंकि स्पार्टा काल का उद्देश्य था कि योद्धाएं तैयार करना जो देश के लिए लड़े। अगर देश पे विपत्ति आ गई तो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था ना, शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स जो भी करवाना, वो राज्य के लिए सैनिक तैयार करवाना, इसका मेन पर्पज जो है होता था। तो स्पार्टा काल को तानाशाह शासनकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तानाशाही चलती थी। एक शासक होता था, वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करवाता था, उस सैनिक तैयार करता था। हर नागरिक को जो है उस ट्रेनिंग से गुजरना होता था, ताकि देश राज्य के लिए अच्छी सेना जो है तैयार हो उसकी। तो तानाशाह का काल किस काल को कहा जाता है यूनान में? स्पार्टा काल को। इसके बाद है स्पार्टा काल में नागरिकों को शहर का नागरिक कहा जाता था। शहर का नागरिक कहा जाता था स्पार्टा काल में। ये भी याद रखने की बात आ सकता है कि यूनान के किस काल में जो है नागरिकों को शहर का नागरिक कहा जाता था, वो स्पार्टा काल था आपका। इसके बाद है स्पार्टा काल में एजुकेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव जो था वो था मैन ऑफ एक्शन, मतलब आदमी को काम के लिए तैयार करना, जो राज्य के काम आ सके। मैंने बताया योद्धाओं का काल था, और उस टाइम का उद्देश्य यही था कि योद्धा तैयार करें और जो राज्य या देश के काम आए। तो इसको कहा जाता है मैन ऑफ एक्शन का काल, जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो हैं स्पार्टा का जो काल था वो उस दौर में क्या होता था। देखो, जब बच्चा जन्म लेता था तो बच्चे को जन्म के समय ये जांचा जाता था कि ये बच्चा कमज़ोर है, मजबूत है जन्म के समय। और जो बच्चे मजबूत होते थे उस टाइम पे वहाँ की एक फेमस पहाड़ी थी, उस पहाड़ी से उसको फेंक दिया जाता था ताकि वो देश के ऊपर बोझ ना बने। क्योंकि वो जो दौर था उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश और राज्य के लिए कैसे मजबूत सैनिक जो तैयार किए जाए, और कमज़ोर नागरिकों की उस देश में कोई जगह नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि वहाँ के जो जन्म के समय जो कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे उनको कहाँ से, कौन सी पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। तो वहाँ पे आपका जो आएगा वो आंसर होगा माउंट टॉयगेट्स पहाड़ी से उनको फेंक दिया जाता था। जो बच्चे उनको लगते थे कि वीक हैं, जांचा जाता था, बच्चे के डीएनए को परखा जाता था, वो मजबूत है या बीमार जो भी बच्चे पैदा होते थे कमज़ोर, उनको माउंट टॉयगेट्स नामक पर्वत से जो है फेंक दिया जाता था। इसके बाद है जो स्पार्टा का जो एजुकेशन का जो सिस्टम था उसको एगोग कहा जाता था। स्पार्टा का जो एजुकेशन का सिस्टम था उसको क्या कहा जाता था? एगोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद है स्पार्टा काल में जो सैनिकों की टुकड़ी होती थी उसको इरेन कहा जाता था। स्पार्टा काल में जो सैनिकों की टुकड़ी होती थी, जो अलग अलग टुकड़ियाँ, आज भी आप देखोगे ना, कोई राजपूत रेजिमेंट इंडिया के अंदर है, अलग अलग रेजिमेंट उनके नाम दिए जाते हैं, जाट रेजिमेंट जो भी है उनका नाम दिया जाता है। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे स्पार्टा काल में जो भी टुकड़ियाँ होती थी उनको क्या नाम दिया जाता था? इरेन उसको बोला जाता था। इसके बाद है स्पार्टा काल में जो जिम्नास्टिक का नृत्य होता था वो जो है उसको विवेसियस जो है बोला जाता था। जिम्नास्टिक आजकल तो आप देखोगे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, लेकिन उस टाइम पे इसको डांस बोला जाता था जिम्नास्टिक को, तो उसको जो है क्या बोला जाता था? जिम्नास्टिक नृत्य को विवेसियस जो है बोला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है जो एगोग, हमने पढ़ा कि स्पार्टा की एजुकेशन जो सिस्टम था उसको एगोग बोला जाता था, लेकिन जो उस एगोग पद्धति का पर्यवेक्षक होता था, जो उसका ऑब्जर्वर होता था, जो उसको ऑब्जर्व करता था, जिसके अंडर में लोग इस शिक्षा पद्धति से एजुकेशन प्राप्त करते थे, उसको क्या कहा जाता था? पाइडोनोमास उसको बोला जाता था उस समय के शिक्षक को। ये शिक्षक मान के चलिए, पर्यवेक्षक जो होता था, जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, उसको क्या बोला जाता था? पाइडोनोमस।
तो ये हमने यूनान के कुछ एक क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए और कुछ क्वेश्चंस हमारे थे जो कॉमनली पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो अलग अलग कमेटियाँ इंडिया के अंदर बनी वो। तो आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में जो यूनान की बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए उनको भी हम कवर करेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ रही है एक चीज़, और जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ भी रहे होंगे। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बच गए लगते हैं तो आप कमेंट कर दिया करो कि फला क्वेश्चन रह गया इस टॉपिक से, ये भी आ सकता है, ताकि उसको हम स्पेशल एक वीडियोज में कवर कर सकें। जैसे अब 10 वीडियो हो जाएंगे, हर वीडियो के कमेंट्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कौन क्या लिख रहा है, तो उनको मैं अब जब 10 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो हो सकता है इस वीक में एक हमारा स्पेशल वीडियो आ जाए उन क्वेश्चंस के ऊपर, तो ये भी हम करेंगे। तो आप कमेंट जरूर किया करो। तो आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पीटीआई सीरीज के ऊपर, ये अच्छा है, हमारे लिए संतोषजनक है, सेटिस्फेक्शन देने वाला है। तो बने रहें इसी प्रकार से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।